हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल सोशल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यूजीसी नेट की परीक्षा जो री एग्ज़ाम होना है वो बहुत जल्द होगी। इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चनों पर बात करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। और पहला क्वेश्चन रहेगा कि राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण कैसा था? स्वभावतः आनुभाविक होता है, तथ्यों पर केंद्रित होता है, या इसमें राजनीतिक यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? इसमें दर्शन पर बल दिया जाता है। इसमें कौन सा कथन सही होगा? इसमें कथन बी सत्य है। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है कि राजनीतिक अध्ययन के प्रति व्यवहारवादियों का दृष्टिकोण है कि स्वभावतः आनुभाविक होता है, तथ्यों पर केंद्रित होता है, इसमें राजनीतिक यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, इसमें दर्शन पर बल नहीं दिया जाता है। फिर हाँ, व्यवहारवाद राजनीति के अध्ययन का एक आधुनिक उपागम है। इस उपागम की शुरुआत में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक युगांतरकारी परिवर्तन आ गया है। इसे व्यवहारवादी क्रांति की संज्ञा दी जाती है। तो व्यवहारवादियों का दृष्टिकोण यह अध्ययन के वैज्ञानिक पद्धति पर बल देता है। किस पर बल देता है? मतलब ये वैज्ञानिक पद्धति पर बल देता है। कौन? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद वैज्ञानिक पद्धति पर बल देता है। दूसरा है यह तथ्यों पर बल देता है। यह तथ्यों पर बल देता है। तीसरा है मूल्य निरपेक्षता पर बल देता है। ये मूल्य निरपेक्षता पर बल देता है। और चौथा है अनुशासनात्मक सामाजिक विज्ञान में एकता पर बल। अनुशासनात्मक सामाजिक विज्ञान की एकता पर बल। फिर है आनुभाविक अध्ययन पर बल। ये अनुभवों पर बल देता है। मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगे थी? प्रासंगिकता और कार्रवाई। यह है उत्तर व्यवहारवाद। कौन है? उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद पर बल देता है। फिर है उत्तर व्यवहारवाद क्या कहता है? उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का ही अगला चरण है, क्योंकि व्यवहारवाद का संशोधन रूप निकल के आया है उत्तर व्यवहारवाद। एक सुधार आंदोलन तथा नवीन दिशा में संकेत है। इसके दो नारे हैं, प्रासंगिकता और कार्यवाही। यह व्यवहार के वैज्ञानिकों से समाज तथा राज्य व्यवस्था की तात्कालिक समस्याओं, संकेतों और चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनके निदान ढूंढने की मांग करता है। इसका मूल मंतव्य, इसका मूल अर्थ क्या है? सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक और संगतिपूर्ण होनी चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद राज्य वैज्ञानिकों के मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ भाग से लेकर अलग रहकर अध्ययन कराने के बजाय स्वयं उनको समाज एवं राज्य व्यवस्था की रक्षार्थ आगे आने के लिए आह्वान करता है। उन्हें मानव मूल्यों की रक्षार्थ कमी करने की और प्रवृत्त किया जाता है। फिर है शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति या कथन किसका? शक्ति के संदर्भ में इसका मतलब है लासवेल होंगे। शक्ति की बात करते हैं लासवेल। फिर है नेक्स्ट है निम्नांकित में से किसका संबंध उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की पूर्व प्रकृति से है? आंसर डी है पहला, दूसरा और तीसरा। क्योंकि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की प्रकृति है सार तत्व तकनीक से पहले आना चाहिए। ये सार तत्व तकनीक से पहले आना चाहिए। दूसरा है क्रियाशीलता के उत्तरदायित्व का वहन करना चाहिए। और तीसरा है व्यवसायों का राजनीतिकरण। ये तीनों जो हैं वो उत्तर व्यवहारवाद के रूप हैं। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की निम्न विशेषताएं हैं। तो 3 विशेषताएं आपने देखी। और इसमें पहली जो है विशेषता, राजनीति विज्ञान शोध में तकनीक की अपेक्षा सार तत्व को प्राथमिक माना जाता है। मतलब इसमें तकनीक की अपेक्षा किसको महत्व दिया जाता है? सार तत्व को। फिर है सामाजिक उत्तरदायित्व। बुद्धिजीवियों का प्रमुख ऐतिहासिक दायित्व एवं कार्य सभ्यता के मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है। फिर है बुद्धिजीवियों के संघों एवं समुदायों, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों के रक्षार्थ संघर्ष के मैदान में आना जाना चाहिए। इनके व्यवसाय का राजनीतिकरण अपरिहार्य एवं वांछनीय है। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स की पुस्तक है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ये पुस्तक इसकी है चार्ल्स ई मेरियम की। चार्ल्स ई मेरियम, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। ये किसकी पुस्तक है? चार्ल्स ई मेरियम की। न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स 1925 नामक पुस्तक प्रमुख व्यवहारवादी विचारक चार्ल्स ई मेरियम की है।
मेरियम की उसी पुस्तक में आरंभिक व्यवहारवादी उपागम के संकेत मिलते हैं। फिर है व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला में शामिल है। व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला में क्या शामिल है? सी है, सी ऑप्शन सही है। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है नियमितताएं। व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला किसकी बात हो रही है? बौद्धिक आधारशिला की बात हो रही है, बौद्धिक आधारशिला की। तो इसमें नियमितताएं, व्यवस्थापन और शुद्ध विज्ञान ये हैं। तो डेविड स्टर्न 1917 से 1914 में बात की है द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। 1945 के लेख में व्यवहारवाद निम्न 8 बौद्धिक आधारशिलाओं का उल्लेख किया है। क्या है? नियमितताएं, सत्यापन, प्रविधियां, परिमाणन, मूल्य निरपेक्ष, क्रमबद्धता, विशुद्ध विज्ञान, एकीकरण। स्टर्न कहते हैं कि ये 8 ऐसी बौद्धिक आधारशिलाएं हैं जिसके भाग पर समस्त व्यवहारवादी आंदोलन का भवन खड़ा किया जा सकता है। स्टर्न ने व्यवहारवादी धर्म भी कहा है। व्यवहारवादी धर्म भी कहा है। फिर है उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित नारा या नारे हैं। कौन है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें है केवल पहला और सही है। कौन सही है? पहला सही है, केवल पहला। पहला है असंगत रूप से निश्चित होने की अपेक्षा स्पष्ट श्रेयस्कर है। स्पष्ट होना श्रेयस्कर है, केवल पहला सही है। जिस प्रकार डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई हैं, उसी प्रकार उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताई हैं। 7 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तकनीक की बजाय विषय वस्तु प्राथमिक है। व्यवहारवाद का प्रमुख नारा था अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है। मतलब अस्पष्ट होने से अच्छा गलत होना अच्छा है। वही उत्तर व्यवहारवाद ने यह नारा दिया कि आप्रासंगिक से अस्पष्ट होना श्रेयस्कर है। मतलब ये आप्रासंगिक से अस्पष्ट होना श्रेयस्कर है। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया, सामाजिक यथास्थिति पर नहीं। जो उत्तर व्यवहारवाद है वो सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया है, सामाजिक यथास्थिति पर नहीं। फिर है राजनीति विज्ञान में मूल्यों को पुनर्स्थापित किया गया है। राजनीति विज्ञान में मूल्यों को पुनर्स्थापित किया गया है। राजनीतिक वैज्ञानिकों का बौद्धिक होने के कारण समाज में कुछ उत्तरदायित्व है वह राजनीतिज्ञ वैज्ञानिकों को भी मानवीय मूल्यों की रक्षा करनी है। फिर है डेविड स्टर्न निम्नलिखित में से किसकी आलोचना करते हुए तथ्यों की निष्प्रयोज्यता का उल्लेख करता है? जेम्स ब्राइस। डेविड स्टर्न निम्नलिखित में से किसकी आलोचना करते हुए तथ्यों पर निष्प्रयोज्यता का उल्लेख करता है? बी, जेम्स ब्राइस। डेविड स्टर्न ने ब्राइस के दृष्टिकोण को मात्र तथ्यवाद तथा तथ्यों की निष्प्रयोज्यता कहकर उसकी आलोचना की है। जेम्स ब्राइस संस्थावादी दृष्टिकोण का समर्थक है। फिर है आधुनिक इतिहासवादी राजनीतिक लेखन के संदर्भ में डेविड स्टर्न द्वारा वर्णित तकनीक में से कौन सा युग्म सही नहीं है? डी, मौल्यवादी सेवाएं, ये सही नहीं है। तो आधुनिक इतिहासवादी राजनीतिक लेखन के संदर्भ में डेविड स्टर्न द्वारा वर्णित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? केवल मौल्य सेवाइन के द्वारा, ये नहीं सही है। बाकी सब सही। संस्थावादी चार्ल्स ई मैकइलबेन है और अंतःक्रियावादी एलन है। भौतिकवादी डनिंग है। फिर है स्टर्न 1917 के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत इतिहासवादी अर्थात ऐतिहासिक उपागम पर आधारित है। किस पर? ऐतिहासिक उपागम पर आधारित है। फिर है राजनीतिक सिद्धांत की निम्नलिखित धाराओं के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। क्या है? सी, पहला और दूसरा। क्या है? शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत प्राचीन यूनानी संस्कृत में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के लेखन में उभरा और 19वीं शताब्दी में शुरुआत तक जारी रहा। दूसरा है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अपने आप में संस्थागत, संरचनात्मक, वैज्ञानिक, प्रत्यक्षवादी, अनुभवजन्य, व्यवहारिक एवं मार्क्सवादी जैसे विविध रुझानों को समाहित करता है। इसमें ऑप्शन पहला और दूसरा सत्य है। पहला और दूसरा सत्य है। तो राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा दिशा सूचक या मार्गदर्शक यंत्र की तरह होता है जो राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित लक्ष्य की प्राप्ति में हमारे समय और श्रम की बचत करता है। राजनीतिक सिद्धांत की 2 धाराएं होती हैं। प्रथम आदर्शीय आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत, दूसरा है अनुभवात्मक अनुभवमूलक राजनीतिक सिद्धांत। फिर है किसने राजनीति की परिभाषा संभाव्य की कला या संभव की कला कहा है? बी, बिस्मार्क ने कहा है। किसने कहा है? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क। तो राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। यह कथन किसका है?
जे ब्राइस का। राजनीति शास्त्र इतिहास और राजनीति के बीच स्थित है। जो राजनीति शास्त्र का इतिहास और राजनीति के बीच स्थित है, अतीत में वर्तमान के बीचों बीच, अतीत और वर्तमान के बीचों बीच, ये कथन है जेम्स ब्राइस का। तो अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से, जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से, एक का लेना कीमतों से तो दूसरे का मूल्यों से। यह कथन किसका है? आई ब्राउन का है। मतलब अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है, जबकि राजनीति शास्त्र का संबंध लोगों से है। एक का लेना कीमतों से तो दूसरे का मूल्यों से है। आई ब्राउन का कहना है। किसका स्टेटमेंट है? आई ब्राउन का। किसका है? आई ब्राउन का। फिर राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्यों के आधारभूत मूल्यों तथा शासन के सिद्धांतों को विवेचना करता है। यह परिभाषा किसकी है? पॉल जेनेट की। इन्होंने क्या कहा? राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्यों के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। पॉल जेनेट का है। पॉल जेनेट। उपरोक्त परिभाषा पॉल जेनेट की है। नीतिशास्त्र के प्रोफेसर जेनेट का जन्म फ्रांस में हुआ था तथा राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में वे इमैनुअल कांट से प्रभावित हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ला फीमेल, हिस्टोइरे डी ला साइंस पॉलिटिक्स, फिलॉसफी डे ला, रिवॉल्यूशनरी फ्रैंकेस। शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख कौन है? मिल्टन फ्राइडमैन। मिल्टन फ्राइडमैन। तो शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में सर्वाधिक प्रमुख कौन है? मिल्टन फ्राइडमैन है। शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नवशास्त्रीय आर्थिक विचारों का संकाय है जो शिकागो विश्वविद्यालय से संबंधित है। मिल्टन फ्रीडमैन और जॉर्ज स्टिगलर का शिकागो स्कूल का प्रमुख विद्वान माना जाता है। मिल्टन फ्रीडमैन को और जॉर्ज स्टिगलर को, इनको क्या माना जाता है? शिकागो विश्वविद्यालय का या शिकागो स्कूल का प्रमुख विद्वान माना जाता है। शिकागो माइक्रोइकोनॉमिक्स नामिक सिद्धांत से 1917 के दशक के मध्य तक मुद्रावाद के पक्ष में केन्सेनवाद को खारिज कर दिया था। इसने मिल्टन फ्रीडमैन और जॉर्ज स्टिगलर ने। फिर है राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो राजनीतिक सिद्धांत के पतन से कारक उत्तरदायी हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों। इतिहासवाद। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षवाद और अतितथ्यात्मकतावाद। अतितथ्यात्मकतावाद। प्रश्नगत चारों विकल्प सत्य हैं। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के उपरोक्त कारकों में डेविड ईस्टन ने प्रतिपादित किया है। इसने डेविड ईस्टन ने। फिर है राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से। यह स्टेटमेंट किसका है? डिमाक का है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। तो संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यह कथन किसका है? डिमाक का है। इसका है डिमाक का। तो अमेरिकी राजनीतिक विचारक मार्शल एडवर्ड डिमाक मूलतः प्रशासनिक चिंतक है। कैसे हैं? प्रशासनिक चिंतक हैं। इनकी पुस्तक है स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? स्टडी ऑफ कौन सी है? सॉरी, हाँ, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937। फिर है अ थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अ थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? कैटलिन ने। निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? कैटलिन। राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में किसने प्रभावित किया है? कैटलिन ने। फिर है सर एडवर्ड गॉर्डन कैटलिन का एक दार्शनिक है। द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1956 की चर्चित कृत है। द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस इनकी चर्चित पुस्तक है। फिर है अपने एक निबंध में द साइंस ऑफ पॉलिटिकल एंड एंग्लो अमेरिकन यूनियन से उन्होंने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ है? पी हंटिंगटन का। इसका है हंटिंगटन। राजनीतिक किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ है? ये हंटिंगटन है। कौन? हंटिंगटन। हंटिंगटन। डेविड ईस्टन राजनीतिक सिद्धांतों के ह्रास की संकल्पना का विकास के संबंध हंटिंगटन राजनीतिक पतन से। डेविड एप्टर राजनीतिक आधुनिकीकरण से। डेविड एप्टर पावेल है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत राजनीतिक संस्करण से संबंधित है। फिर है निम्न में से कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है?
सी दांते जर्मिनो निम्न में से कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है? दांते जर्मिनो शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है, जबकि रॉबर्ट डहल, पीटर लासलेट और डेविड ईस्टन व कोबा राजनीतिक पतन की संकल्पना का विकास करते हैं। फिर है यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? ए 1950 में। कब? नहीं, 1948 में। यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र 1948 में परिभाषित किया था। फिर है राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं अरस्तु। कौन माने जाते हैं? अरस्तु माने जाते हैं। फिर है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक की है? गिलक्राइस्ट की है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। मतलब राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य सरकार का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा गिलक्राइस्ट से संबंधित है। फिर है राजनीति शास्त्र का प्रारंभ अंत राज्य के साथ ही होता है या गार्नर से संबंधित है? किससे संबंधित है? गार्नर से। फिर नेक्स्ट है परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? परंपरागत राजनीति के तथ्यों के अध्ययन पर बल। ये परंपरागत राजनीति के अध्ययन पर बल नहीं देता है। बाकी अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता और दार्शनिकता ये परंपरागत राजनीति सिद्धांत के रूप हैं, जबकि तथ्यों के अध्ययन पर बल ये नहीं। फिर है किसने इतिहास को राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? ये कहते हैं सीले। कौन? सीले। कौन कहते हैं? सीले। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में सम्मिलित परिभाषित करता है? डी राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। मतलब राज्य होंगे, मूल्य होंगे, सरकार होगी, फिर निर्णय निर्माण, फिर राजनीतिक दल। फिर है कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या होता है? शक्ति का अध्ययन। कैटलिन राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहते हैं ना, इसलिए शक्ति के अध्ययन पर ये बल देते हैं। तो कैटलिन महोदय के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र शक्ति का अध्ययन है। यह किसने कहा कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है? ये कहते हैं लासवेल। कौन क्या कब, ये इनकी पुस्तक भी है और ये लासवेल से संबंधित है। तो पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक का नाम है, हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, 1936। फिर राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं को निपटने की प्रक्रिया है, ये कहते हैं हेराल्ड लासवेल। कौन कहते हैं? हेराल्ड लासवेल। तो जब मैं राजनीति विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों की नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है, ये कहते हैं मैटलैंड। कौन कहते हैं? मैटलैंड। तो जब मैं राजनीति विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है, ये कहते हैं मैटलैंड। कौन कहते हैं? मैटलैंड। फिर राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य, आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है, ये कहते हैं सी पाल जेनेट। राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है, ये कहते हैं पाल जेनेट। जेनेट का मानना है कि राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। फिर है निम्न चिंतकों में से किसने राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान या मास्टर साइंस कहा है? किसने कहा है? बी अरस्तु ने कहा है। किसने कहा है? अरस्तु ने। अरस्तु राजनीति विज्ञान को न केवल स्वतंत्र विज्ञान का रूप वरन सर्वोच्च विज्ञान की स्थिति प्रदान करते हैं। राजनीति शास्त्र के संबंध में उसका कथन है कि यह समस्त मानव समाज के कल्याण का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र, यह सर्वोच्च विज्ञान है। लेखनीय है कि राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु द्वारा किया गया है। फिर है नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है। ये शब्द कैसे हैं? लैटिन शब्द हैं। कैसे हैं? लैटिन शब्द है। सिविस और सिविटास ये लैटिन भाषा का शब्द है। फिर है राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है। ये भी ग्रीक, ये जो राजनीति शब्द की उत्पत्ति हुई पोलिस से, ये ग्रीक शब्द है। ये कैसा है? ग्रीक शब्द है। फिर है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। दर्शन शास्त्र मन का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान शक्ति से, अर्थशास्त्र व्यापार से, तो समाजशास्त्र स्तर विन्यास से, नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी के नागरिक का चरित्र उत्पन्न करना है, या किसने कहा है? ये कहना है सी बिनिंग एवं बनिंग का। ये किससे संबंधित? बिनिंग एवं बनिंग का। दोस्तों आप बताइए सभी आपको क्वेश्चन कैसे लगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें।